नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, ईएलटी, झारखंड प्रवक्ता परीक्षा एवं सहायक प्राध्यापक की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, उत्पादन का साधन नहीं है। तो उत्पादन के 4 साधन होते हैं: श्रम, भूमि, पूंजी और साहसी। तो इसमें कौन कौन से साधन है? श्रम है, इसके अलावा कच्चा माल भी हो जाता है। श्रम है, ये भी उत्पादन का साधन है, कच्चा माल भी है, उद्यम भी है और मुद्रा जो है उत्पादन का साधन नहीं है। श्रम के बदले में क्या दिया जाता है जब श्रम का उपयोग किया जाता है? मजदूरी। भूमि के बदले लगान दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी से भूमि लेता है तो या तो खरीद ले या तो किराए पर ले तो लगान देना पड़ता है। और पूंजी के बदले बैंक में ब्याज देना पड़ता है। और साहसी को क्या मिलता है? जो उद्यम लगाता है उसको लाभ मिलता है। इसके अलावा कच्चा माल एवं तकनीक का भी उत्पादन के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मुद्रा नहीं है। मुद्रा की जगह अगर पूंजी होता तो पूंजी जो है उत्पादन का साधन है, मुद्रा नहीं है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का डी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। तो अगर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि के रूप में देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 1951 में 62% था। प्राथमिक क्षेत्र का अर्थात कह सकते हैं कृषि एवं प्रकृति से संबंधित जो वस्तुओं का उत्पादन करने का क्षेत्र है उसका योगदान 62% था 1951 में। और वर्तमान में इसका योगदान प्राथमिक क्षेत्र का 18% के आसपास है। द्वितीय क्षेत्र का अगर 1951 में योगदान की बात की जाए विनिर्माण एवं उद्योग से संबंधित क्षेत्र की तो 14% था। और वर्तमान में द्वितीयक एवं विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 28% है। इसी प्रकार से तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1951 में 29.2% था। और वर्तमान में अगर तृतीयक क्षेत्र के जीडीपी में योगदान की बात की जाए तो 53% का योगदान है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या हुआ 1951 और 2022-23 के समय के दौरान? द्वितीयक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ और तृतीयक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ? तो प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान जो है 1951 में ज़्यादा था, 62% था और वर्तमान में 18% है। तो प्राथमिक क्षेत्र के योगदान में कमी आई है। अगर द्वितीयक क्षेत्र की बात की जाए तो द्वितीयक क्षेत्र 14% था 1951 में और वर्तमान में 28% है। तो द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि हुई है लेकिन कम वृद्धि हुई है। और अगर तृतीयक क्षेत्र की बात की जाए तो तृतीयक क्षेत्र 1951 में 29% था और वर्तमान में 53% है। तृतीयक क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है लेकिन द्वितीयक क्षेत्र की अपेक्षा ज़्यादा वृद्धि हुई है और प्राथमिक क्षेत्र में कमी देखने को मिली है। तो इसमें पूछा गया है हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र में अधिक वृद्धि हुई है। तृतीयक क्षेत्र में ज़्यादा वृद्धि हुई। प्राथमिक क्षेत्र में अगर कौन कौन सी क्षेत्र को शामिल किया जाता है तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से कृषि से संबंधित सारे उत्पाद या प्रकृति से संबंधित जितनी वस्तुएं शामिल होती हैं प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होती है। इसके अलावा मछली पालन, लकड़ी उद्योग, मुर्गी पालन आदि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। निर्माण एवं विनिर्माण को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है एवं जितनी भी सेवाएं आती हैं सेवाओं को
तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? विदेशी सहायता पर निर्भरता, यह है। जनसंख्या का भारी दबाव, यह भी है। असंतुलित व्यावसायिक ढांचा, यह भी है। कुशल एवं ईमानदार प्रशासन, यह नहीं है। 1, 2, 3 हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण, लेकिन चौथा नहीं है और गलत ही पूछ रहा है, तो चौथा ही गलत है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ लक्षण और हैं, क्या क्या हैं जान लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अत्यधिक जनसंख्या भारतीय अर्थव्यवस्था में, या अल्पविकसित या विकासशील देशों में कह सकते हैं जनसंख्या का अत्यधिक दबाव पाया जाता है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जिसमें कृषि का जो पिछड़ापन स्वरूप देखने को मिलता है विकासशील अर्थव्यवस्था का लक्षण है। और गरीबी, बेरोजगारी एवं कुपोषण का उच्च स्तर देखने को मिलता है। औद्योगिक पिछड़ापन है। लोगों की आय जो है निम्न प्रति व्यक्ति आय है। पूंजी निर्माण की निम्न दर है। अपूर्ण बाजार है और सामाजिक पिछड़ापन इन अर्थव्यवस्थाओं या भारतीय अर्थव्यवस्था या विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में देखने को मिलते हैं ये लक्षण। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक सिद्धांत में सेटेरिस पैरिबस शब्द का प्रयोग सूचित करता है। मांग एवं पूर्ति समान है, गलत। बी, लागत और आगम स्थिर है, यह भी गलत। पूर्ण रोजगार की दशा पाई जाती है, यह भी गलत। अन्य बातें समान रहती हैं, तो सेटेरिस पैरिबस का मतलब होता है अन्य बातों के समान रहने पर। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, सिद्धांत प्रस्तुत करने में आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में केन्स का दृष्टिकोण है। तो आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में केन्स का दृष्टिकोण जो है तुलनात्मक स्थैतिक था, बी सही हो जाएगा। 5 का 6, साम्य फर्म की अवधारणा का प्रतिपादन किया, तो साम्य फर्म की अवधारणा का प्रतिपादन प्रोफेसर पीकू द्वारा किया गया था। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, मांग का नियम आधारित है गुणात्मक कथन पर, परिमाणात्मक कथन पर, ए था बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। तो मांग का नियम जो है गुणात्मक कथन पर आधारित है, ए सही होगा। मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम बताता है जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो इससे मांग क्या होती है? कम हो जाती है। लेकिन जब कीमत प्राइस घटती है तो डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है। तो मांग का नियम जो है कीमत एवं मांग के बीच विपरीत संबंध को बताता है, जो बताता है कीमत बढ़ने या घटने पर वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी की जाएगी। पर मांग का नियम यह नहीं बताता है कि कीमत बढ़ने या घटने पर वस्तु की मांग में कितनी वृद्धि या कमी की जाएगी। मांग के इस नियम में इसी कमी को दूर करने के लिए मांग की लोच की अवधारणा विकसित की गई। जो मांग की लोच क्या है? परिमाणात्मक कथन की बात करता है और मांग का नियम गुणात्मक कथन की बात करता है। मांग का नियम किसके किसके बीच संबंध बताता है? कीमत और मांग के बीच। अगर कीमत वस्तु की ज़्यादा होगी ये प्राइस हो जाएगा, ये डिमांड हो जाएगा। कीमत अगर वस्तु की ज़्यादा होगी तो मांग कम होगी और अगर कीमत कम होगी तो मांग ज़्यादा होगी, जो कीमत एवं मांग के बीच विपरीत संबंध की व्याख्या करता है और यह बाएं से दाएं गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है। अगला क्वेश्चन, मांग का नियम कहलाता है, तो मांग का नियम P व्युत्क्रमानुपाती D का होता है, तो C सही हो जाएगा। कीमत एवं मांग में व्युत्क्रमानुपाती या विपरीत संबंध की व्याख्या करता है मांग का नियम। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध हीरा जल विरोधाभास की व्याख्या किसके द्वारा होती है? तो सीमांत उपयोगिता के द्वारा होती है। 9 ए सही हो जाएगा। 10, किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, गांधीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है।
अब मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्वेश्चन में है, तो जान लेते हैं 3-3, 4-4 विशेषताएं सबकी क्या होती हैं। मिश्रित और पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और किन किन देशों में यह व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कारखानों, मशीनों, उपकरणों आदि पूंजीवादी यंत्रों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। उद्योगों या उद्योग करने की स्वतंत्रता होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। लाभ के उद्देश्य से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्यमी कार्य करता है। मूल्य निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा होता है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता सम्राट होता है। इसके अलावा मुक्त व्यापार की स्थिति पाई जाती है और स्वामित्व की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये विशेषताएं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की थी। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था, अगर किन किन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, इटली, जापान और फ्रांस में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पाई जाती हैं। अगला जो समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का सामूहिक उपभोग होता है। केंद्रीय आर्थिक नियोजन उत्पादन में अपना योगदान करती है। आय का समान वितरण होता है और समाज कल्याण के उद्देश्य से उत्पादन किया जाता है। रूस और दक्षिण कोरिया में समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पाई जाती हैं या इन अर्थव्यवस्थाओं को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक या समाजवादी कह सकते हैं या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सह अस्तित्व देखने को मिलता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, रूस एवं चीन की अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति की रक्षा करने का उद्देश्य पाया जाता है। मुक्त बाजार और कीमतों को निर्धारित करने के लिए आपूर्ति और मांग के कानूनों की अनुमति देता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, और व्यक्तियों की स्वार्थ की प्रेरणा को संचालित करने का काम मिश्रित अर्थव्यवस्था करती है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, एंजिल का नियम निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो एंजिल का नियम मुख्य रूप से मांग की धनात्मक आलोच की व्याख्या करता है। 11 ए सही हो जाएगा। 12 किफ़ायत का विरोधाभास की अवधारणा संबंधित है, तो किफ़ायत का विरोधाभास की अवधारणा कीन्स से संबंधित है। 12 ए सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर, कीन्स का रोजगार व आय का सिद्धांत जुड़ा है। तो कीन्स का रोजगार व आय का सिद्धांत अनैच्छिक बेरोजगारी से जुड़ा है। 13 बी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, कीन्सियन रोजगार सिद्धांत में निवेश फलन व्याख्या करता है। तो किसकी व्याख्या करता है? ऐसे निवेश की जो ब्याज दर से प्रभावित होते हैं। बी, ऐसे निवेश जो आय की वृद्धि दर से प्रभावित होते हैं। सी, केवल स्वायत्त निवेश। तो कीन्स रोजगार सिद्धांत निवेश फलन में केवल स्वायत्त निवेश की व्याख्या करता है। 14 सी सही हो जाएगा। 15, ऋण योग्य कोष सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ऋण योग्य कोष सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर विक्सल ने किया था। 16, ब्याज के बट्टा सिद्धांत के जनक कौन हैं? तो ब्याज के बट्टा सिद्धांत के जनक बॉम बावर्क हैं। 16 डी सही हो जाएगा। 17, ब्याज के प्राकृतिक दर के प्रतिपादक हैं विक्सेल, मार्शल, फ्रीडमैन, चैपमैन। तो ब्याज के प्राकृतिक दर के प्रतिपादक जो हैं विक्सेल हैं। तरलता जाल की स्थिति में ब्याज की दर होती है शून्य, न्यूनतम, अधिकतम, सभी। तो तरलता जाल की स्थिति में ब्याज की दर न्यूनतम होती है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत के जनक कौन है? तो लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत के जनक प्रोफेसर शुम्पीटर को माना जाता है। शुम्पीटर किस ऑप्शन में है? शुम्पीटर है डी में। शुम्पीटर के अनुसार साहसी का प्रमुख कार्य अर्थव्यवस्था में नवप्रवर्तन लाना है तथा लाभ की इसी नवप्रवर्तन की प्रक्रिया का प्रतिफल है। नवप्रवर्तन से आशय साहसी द्वारा
वस्तु की मांग एवं मांग बढ़ाने या उत्पादन की लागत घटाने के लिए अपनाई गई नीति या उठाए गए कदम से है। नवप्रवर्तन से आशय क्या है? नवप्रवर्तन का आशय मुख्य रूप से साहसी या उद्यमी द्वारा वस्तु की मांग बढ़ाने या उत्पादन की लागत घटाने के लिए उठाए गए कदम से है। अब ये कदम कौन कौन से उठा सकती है नवप्रवर्तन करने वाली संस्था या उद्यमी? नई वस्तुओं का प्रचलन कर सकता है, उत्पादन की नई विधि का प्रचलन कर सकता है, नए बाजार की खोज कर सकता है, कच्चे माल के लिए नए स्रोतों की खोज कर सकता है और उद्योग का पुनर्गठन कर सकता है, अर्थात नए तरीके से उद्योग को पुनर्गठित कर सकता है। तो इन प्रक्रियाओं या इन चरणों के माध्यम से कोई भी उद्यमी नवप्रवर्तन कर सकता है, शुम्पीटर का ऐसा मानना है। अगला क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर, लाभ अर्थव्यवस्था में प्रावैगिक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होता है, इस विचार का प्रतिपादन किया। लाभ अर्थव्यवस्था में प्रावैगिक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होता है, तो इस विचार का प्रतिपादन जेबी क्लार्क द्वारा किया गया था। क्या है क्वेश्चन? 20 का आंसर हो जाएगा सी। 21, निम्न चित्र में प्रदर्शित है। निम्न चित्र में क्या प्रदर्शित है? ए बिंदु पर संतुलन, बी बिंदु पर संतुलन, ई बिंदु पर संतुलन, कोई नहीं। तो इस चित्र में ई बिंदु पर संतुलन को दिखाया गया है। क्यों ई बिंदु पर संतुलन को दिखाया गया है और ए बिंदु पर नहीं दिखाया गया है? तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जान लेते हैं क्या क्या बातें हैं। जहाँ पर एमआर और एमसी बराबर होते हैं, वहीं पर फर्म का संतुलन होता है। लेकिन फर्म के संतुलन के लिए आवश्यक है कि एमआर एमसी बराबर हो और एमसी एआर या एमआर को नीचे से काटे। तो ऐसी स्थिति सिर्फ ई बिंदु पर पाई जा रही है, इसलिए फर्म का संतुलन ई बिंदु पर है। अगर ए बिंदु की बात की जाए तो ए बिंदु पर संतुलन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एमआर और एमसी बराबर तो है, एक शर्त पूरी हो रही है, लेकिन यहाँ ए बिंदु पर एमसी एमआर को ऊपर से काट रही है, इसलिए ए बिंदु पर संतुलन नहीं है। और इस बिंदु पर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करने से उसकी सीमांत लागत में कमी आती है तथा सीमांत आय उससे अधिक हो जाती है, इसलिए इस बिंदु पर संतुलन की स्थिति नहीं है। एमआर बराबर एमसी ऊपर से काट रहा है एमआर एमसी को, एमसी एआर और एमआर को। यह क्या है? एक आवश्यक शर्त है लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं है। और ई बिंदु पर जो है वह पर्याप्त शर्त है। यहाँ पर क्या होता है? ई बिंदु पर एमआर एमसी बराबर है, एमसी एमआर को नीचे से काट भी रहा है, इसके अलावा एमसी का ढाल ज़्यादा है एमआर से, इसलिए इसको क्या कहा गया? पर्याप्त शर्त कहा गया फर्म के संतुलन की। तो ई बिंदु पर फर्म का संतुलन स्थापित होगा। 21 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, समग्र मांग बराबर होता है सी प्लस आई सेकेंड ऑप्शन में है। फिर क्या है? समग्र पूर्ति, सेकेंड ऑप्शन किस में है? ए में मिल रहा है और डी में मिल रहा है। फिर समग्र पूर्ति की बात अगर की जाए तो समग्र पूर्ति बराबर होता है सी प्लस यस किस में मिल रहा है? समग्र पूर्ति सी में है, सी का मिल रहा है 4 से, सी का 4 से मिल रहा है, तो सी का 4 ए और डी दोनों से मिल रहा है। उपभोग फलन की बात की जाए अगर तो उपभोग फलन ए प्लस बी वाई होता है, तो बी का किससे मिलेगा? ए प्लस बी वाई से, बी का 3 से मिल जाएगा, बी का 3 से मिल रहा है बी का 3 ए से मिल रहा है, ए सही हो जाएगा, ए ही सही होगा। 22 का ए आंसर सही हो जाएगा। 23, आरबीआई अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो आरबीआई अधिनियम 1934 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई।
अगला अदृश्य व्यापार में शामिल हैं वस्तु आयात, पर्यटन, वस्तु निर्यात, विदेशी विनियोग। तो अदृश्य व्यापार के अंतर्गत पर्यटन को शामिल किया जाता है। अगला सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया? रिकार्डो, मार्शल, एडम स्मिथ, माल्थस। तो माल्थस ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने सबसे पहले जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत दिया, और जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत को लेकर मार्शल ने बहुत ही निराशावादी दृष्टिकोण विकसित किया। मार्शल के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय दर से हो रही है, 2, 4, 6, 8 ऐसे बढ़ रही है, और खाद्यान्न में वृद्धि अंकगणितीय दर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के बारे में मार्शल ने बताया कि जनसंख्या इस हिसाब से बढ़ रही है कि एक समय ऐसा आएगा खाद्यान्न की कमी हो जाएगी अर्थव्यवस्था में, और जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और फिर कुछ प्राकृतिक कारण उत्पन्न होंगे जैसे महामारी, भूकंप, ज्वालामुखी आदि प्राकृतिक कारणों के उत्पन्न होने से जनसंख्या स्वतः ही कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से जनसंख्या के संबंध में सबसे पहले सिद्धांत मार्शल ने दिया, और मार्शल द्वारा दिया गया सिद्धांत जनसंख्या को लेकर बहुत ही निराशावादी दृष्टिकोण विकसित करता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया, जो प्रश्न सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी के लिए महत्वपूर्ण है।